हेलो दोस्तों। मैं मालती मिश्रा अपने यादों के पिटारे से एक और कहानी लेकर हाजिर हूँ। तो आइए सुनते हैं कहानी सर्दी की वो रात। सुबह के 8 बज रहे थे। वैशाली एक्सप्रेस संत कबीर नगर रेलवे स्टेशन पर पहुंच चुकी थी। गाड़ी की गति धीमी होती जा रही थी। मैं और मेरी बेटी पहले से ही कोच के गेट पर उतरने के लिए तैयार खड़े थे। गाड़ी धीरे धीरे रेंगती हुई प्लेटफॉर्म पर रुक गई। उसके रुकते ही हम ट्रॉली बैग संभालते हुए उतरे और मैं निश्चिंतता की सांस लेते हुए गर्दन घुमाकर इधर उधर देखने लगी। अचानक मेरी नज़र वेटिंग रूम के दरवाजे पर जाकर अटक गई। दरवाज़ा खुला हुआ था। एक समय था जब वहाँ पर हमेशा ताला लगा रहता था। मैं थोड़ी देर वहाँ रुककर चाय पीना चाहती थी, इसलिए अपनी बेटी के साथ उस वेटिंग रूम के बाहर ही प्लेटफॉर्म पर रखे एक बेंच पर बैठ गई। वेटिंग रूम की ओर देखते हुए बेटी ने बोला, मम्मी ये वही वेटिंग रूम है ना? मैंने भी हाँ कर दिया। उस वेटिंग रूम से लगाव सा महसूस होता था। अभी ही नहीं, जब भी वहाँ जाती हूँ ऐसा ही महसूस होता है। क्यों ना हो, सर्दी की एक पूरी रात उस वेटिंग रूम में गुजारी थी हमने। आज जब भी सोचती हूँ कि अगर उस रात यह वेटिंग रूम ना होता तो उस सर्दी की रात को हम कैसे काटते, तो शरीर में सिहरन सी दौड़ जाती है। इस सन 2010 की बात है। नवंबर का आखिरी या दिसंबर का पहला सप्ताह था। मैं अपनी दोनों बेटियों के साथ अपने मायके आई हुई थी। उस समय दिल्ली में बहुत हल्की सर्दी थी, इसलिए मुझे इसका अंदाज़ा नहीं था कि गांव में सर्दी कितनी अधिक हो सकती है। इसीलिए बाकी कपड़ों के साथ साथ नाम मात्र के हल्के गर्म कपड़े और एक शॉल ही लाई थी। एक हफ्ता रुकने के बाद हमारे वापस जाने का समय आया। वैसे तो हम हमेशा वैशाली एक्सप्रेस से ही आते जाते थे, लेकिन उस बार वैशाली में कंफर्म रिजर्वेशन ना मिल पाने के कारण किसी अन्य ट्रेन में सीट आरक्षित करवाई थी। रात 8 बजे की ट्रेन थी, तो भाई हमें गाड़ी में बैठाने के लिए रेलवे स्टेशन आया। शहरों में अधिकतर लोग सुबह देर तक सोते और रात को देर तक जागते हैं, किंतु गाँवों में आज भी सुबह जल्दी और रात भी जल्दी होती है। मैं उस समय यही सोच रही थी कि मुझे ट्रेन में बैठाने के बाद भाई घर जाएगा तो उतनी रात को रास्ता बिल्कुल ही सुनसान होगा। कोई भी खतरा कभी बता कर नहीं आता। सर्दियों की रात और सुनसान अंधेरा और कच्चा रास्ता, मैं इससे ज़्यादा कुछ और सोचना नहीं चाहती थी, लेकिन मन ही मन डर रही थी। इसलिए स्टेशन पर पहुंचते ही मैंने भाई से वापस घर जाने के लिए कहा, लेकिन उसने कहा कि वह हमें गाड़ी में बैठा कर ही जाएगा। अब मेरी नज़र बार बार घड़ी की सुइयों पर अटक जाती। 8 बजने में 1-2 मिनट रह गए, लेकिन ट्रेन के आने का अनाउंसमेंट नहीं हुआ तो मन आशंकित होने लगा। एक तो ट्रेन लेट होना और ऊपर से मेरे मुझे भाई के घर जाने की ज़्यादा जल्दी थी कि ट्रेन टाइम पर आ जाए तो भाई घर यहाँ से चला जाए। 8 बजकर 10 मिनट हो गए पर ट्रेन आने के अभी भी कहीं कोई आसार नज़र नहीं आ रहे थे। तो भाई ने इंक्वायरी विंडो पर जाकर पता किया। उसने बताया कि ट्रेन 1 घंटा देर से आएगी। उसने हमें बताया तो मैंने उससे फिर कहा कि वह घर चला जाए, मैं मैनेज कर लूँगी। लेकिन कुछ देर तक वह वहीं इधर उधर घूमते हुए कुछ सोचता रहा। फिर अचानक मेरे पास आया और बोला कि अभी आता हूँ। यह बोलकर वह एक और को चला गया। थोड़ी देर बाद वो वापस आया तो उसके साथ ही एक कुली था। उसने उस कुली को हमें ट्रेन में बैठाने की जिम्मेदारी सौंपी और फिर आश्वस्त होकर वह घर वापस गया। अब मैं भी उसके घर पहुंचने की खबर के साथ साथ ट्रेन के आने का इंतजार करने लगी। बार बार घड़ी देखती। एक एक पल बहुत भारी हो रहा था। रात के 10 बजे तक भी ट्रेन नहीं आई। तब मैंने उस कुली से फिर पूछकर आने के लिए कहा। प्लेटफॉर्म 3 ओर से खुला होने के कारण ठंड भी बढ़ती जा रही थी। बच्चों के हल्के हल्के स्वेटर और मेरी एक शॉल ठंड को रोकने के लिए काफ़ी न थे। सोने पर सुहागा ये कि मच्छरों ने भी तांडव करना शुरू कर दिया था। मैंने कुली से पूछा कि यहाँ कोई वेटिंग रूम है क्या, जहाँ हमें इस ठंड से थोड़ी राहत मिल पाती। तब उसने बताया कि वेटिंग रूम तो यहीं सामने है, लेकिन उसमें ताला लगा हुआ है। यह सुनकर मेरा मन खींच उठा। मैंने कहा, ऐसे वेटिंग रूम का क्या फ़ायदा जब यात्री उसका उपयोग ही ना कर सकें? क्या ये सिर्फ वीआईपीज़ के लिए खुलता है? तब उसने बताया कि बहुत ज़रूरत पड़ने पर इसे खुलवाया जाता है, नहीं तो यहाँ के ग्रामीण लोग उसके वॉशरूम आदि को साफ नहीं रहने देते। खैर, मैंने दोनों बच्चों को अपनी शॉल ओढ़ा दी ताकि हाथ पैर मच्छरों से बचे रहें। बैग में एक पतला कंबल रखा था, लेकिन इस डर से नहीं निकाल रही थी कि अगर ट्रेन आ गई तो वापस नहीं रख पाऊंगी। तभी वही कुली आया और हमारा सामान उठाते हुए बोला, आइए आप।
मैं सोच रही थी कि गाड़ी तो आई नहीं, ये हमें कहाँ लेकर जा रहा है। वह जल्दी जल्दी चलता हुआ रेलिंग से नीचे मुड़कर यू टर्न लेकर वापस उसी वेटिंग रूम के सामने आया और ताला खोलने लगा। ताला खुलते देख मैं मन ही मन बहुत खुश हो गई। उसने सामान अंदर रखते हुए कहा, मैडम गाड़ी बहुत लेट है, इसलिए वेटिंग रूम खुलवा दिया है। आप लोग आराम से सो जाइए, जब गाड़ी आएगी हम बता देंगे। कहकर वह चला गया और मैं मन ही मन उसको धन्यवाद बोलते हुए वहां रखे आराम कुर्सी पर बैठ गई। वेटिंग रूम में उस आराम कुर्सी के साथ साथ दो बड़े बेंच और दो कुर्सियां थी। मेरी दोनों बेटियां बेंच पर बैठ गईं और मैंने बैग से कंबल निकालकर उन्हें उठा दिया और खुद शॉल ओढ़ करके मैं आराम कुर्सी पर लेट गई। हालांकि कुली ने कहा था कि जब गाड़ी आएगी तब वह बता देगा, लेकिन फिर भी मेरा मन कहाँ मानने वाला था। इसलिए कभी बड़ी बिटिया बाहर जाकर, कभी इंक्वायरी विंडो से, कभी खुली से पता करते कि ट्रेन कब आएगी। हमारे लिए खुलवाया गया वेटिंग रूम उसी ट्रेन की प्रतीक्षा कर रहे अन्य यात्रियों के लिए भी शरणगाह बन गया। मुझे नींद तो खैर पहले भी नहीं आ रही थी, अब तो चहल पहल हो चुकी थी तो क्या ही नींद आती। लेकिन मेरा मन उस कुली के प्रति सम्मान से अभिभूत हुआ जा रहा था, जिसने सिर्फ और सिर्फ हमारी वजह से सर्दी भरी वह पूरी रात प्लेटफॉर्म पर गुजार दिया। सुबह 4:30 बजे वह वेटिंग रूम में आया और बोला, चलिए ट्रेन आने वाली है। मैंने जल्दी जल्दी कंबल बैग में रखकर बैग को उसके हवाले किया और दोनों बेटियों का हाथ पकड़कर उसके पीछे चल दी। इस स्टेशन पर गाड़ी सिर्फ 2 मिनट ही रुकती है। उसने कोच नंबर देखकर हमें उसमें चढ़ा दिया। मैंने उससे कहा कि वह वापस चला जाए, मैं सीट ढूंढ लूंगी, लेकिन उसने हमारी बर्थ भी ढूंढकर हमें वहां तक पहुंचाया। लेकिन तब तक ट्रेन चल पड़ी थी, बूंदाबांदी भी हो रही थी। मैंने उसे पैसे पकड़ाए तो वह बोला कि मैडम छुट्टा दीजिए, मेरे पास छुट्टे नहीं है। अरे भाई, आप जल्दी नहीं उतर गए तो जल्दी उतर नहीं पाओगे, छुट्टे की ज़रूरत नहीं है, मैंने वो ऐसे भी कुछ ज़्यादा नहीं दिया है। तब वह मुस्कुराते हुए तेजी से गेट की ओर बढ़ गया। जल्दी जल्दी में मैं उसे धन्यवाद भी नहीं बोल पाई। बर्थ पर बैठते ही मैंने सबसे पहले भाई को फ़ोन करके बताया, क्योंकि रात भर उसके फ़ोन आ रहे थे, कभी ट्रेन तो कभी कुली के बारे में पूछने के लिए। ट्रेन में बैठ जाने के बाद सुनकर वह भी बेफिक्र होकर सोया होगा। मैं आज भी जब भी उस वेटिंग रूम को देखती हूँ तो उस कुली की याद आती है और मेरा मन उसके प्रति सम्मान से भर जाता है। आजकल लोग वेटिंग चार्ज, फलाना चार्ज लगाकर अपने पैसे बढ़ाते हैं। अगर उस रात उस कुली ने मुझसे रात भर का वेटिंग चार्ज मांगा होता तो उस समय मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता, बल्कि यह उसका अधिकार लगता और मैं उसके द्वारा मांगी गई कीमत दे भी देती। लेकिन तब शायद आज मेरी नज़रें बार बार उसे ना ढूंढ रही होती, या शायद मेरे मन में उसके सम्मान का वो स्तर नहीं होता जो आज है। मुझे तो उसका चेहरा भी याद नहीं, लेकिन उसकी वो बात याद है जब उसने कहा था कि वह सिर्फ हमारी वजह से रात भर यहाँ रुका है, नहीं तो 10 बजे तक वह घर चला जाता है। तब मैंने उससे कहा भी था कि फिर तो आपको ये जिम्मेदारी किसी नाइट शिफ्ट के कुली को सौंप कर चले जाना चाहिए था। तब उसने कहा कि जिम्मेदारी तो हमने ली थी, इसलिए किसी और पर भरोसा कैसे करते। भाई, कौन सोचता है इतना। यह सोचकर ही आज भी मैं बार बार सम्मान से अभिभूत हो जाती हूँ। अब समय के साथ साथ खान पान, वेशभूषा, आचार व्यवहार, रहन सहन और विचार सभी बदल गए हैं। नज़रें बदलती हैं तो नज़रिया भी बदल जाता है, परंतु यादें तो वही रहती हैं। आज भी मेरे मन में उसके प्रति जो सम्मान था वही है। अब भी जब भी गांव जाती हूँ तब इधर उधर नज़र दौड़ाते हुए मन में ये बात कहीं ना कहीं ज़रूर रहती है कि शायद कहीं वही कुली दिख जाए और मैं उसे पहचान लूँ, तो जाकर एक बार उसका आभार व्यक्त कर दूँ। लेकिन ऐसा नहीं होता है, जानती हूँ ऐसा होगा भी नहीं, फिर भी यही चाहती हूँ हर बार। तो दोस्तों, कैसी लगी यह कहानी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ बहुत जल्द आपसे, तब तक के लिए बाय बाय।